Welcome back, students. Let's continue the story. The Hack Driver by Sinclair Lewis. The Nobel Prize winner Sinclair Lewis. The hack driver is now taking the young lawyer to Fritz's shop to find out Oliver Lutkins because, according to the hack driver, who has introduced himself as Bill, Oliver Lutkins is probably playing poker in Fritz's shop. I'll read the paragraph and then I'll explain. Page number 49. Bill led me into Fritz. Have you seen Oliver Lutkins around today? Friend of his looking for him, said Bill cheerily. Fritz looked at me, hiding behind Bill. He hesitated and then admitted, Yes, he was in here a little while ago. Guess he's gone over to Gustav's to get a shave. यंग लॉयर और बिल निकल पड़ते हैं फ्रिट्ज की शॉप की तरफ और जैसे ही फ्रिट्ज की शॉप पर पहुंचते हैं, जैसा कि पहले ही बिल ने, जो हैक ड्राइवर है, उसने यंग लॉयर को कहा था कि तुम पीछे रहना, सामने मत आना, वरना ओलिवर लटकिंस तुम्हारे फैंसी क्लोथ्स देखकर भाग जाएगा। तो अभी भी यही होता है, बिल आगे रहता है, उसके पीछे यंग लॉयर छुपा होता है और बिल फ्रिट्ज को पूछता है, बिल लेड मी इनटू फ्रिट्ज, हैव यू seen Oliver Lutkins around today? Friend of his looking for him, said Bill cheerily. तो बिल लेड मी इनटू फ्रिट्ज, इसका मतलब है कि बिल यंग लॉयर को लीड करता हुआ ले गया। यानी बिल जब कोई लीड करता है तो वो आगे रहता है। तो यहाँ पर बिल भी आगे था और यंग लॉयर पीछे था। और बिल ने जाकर फ्रिट्ज से पूछा कि तुमने ओलिवर लटकिंस को देखा है आज यहाँ पर? उसका एक दोस्त आया है जो उसे ढूंढ रहा है। फ्रेंड ऑफ हिज लुकिंग फॉर हिम। और बिल ने बात बहुत ही खुशी से कही, चीयरफुली कही, बहुत हंसते हुए कही, स्माइल देते हुए कही, बड़े ही खुशनुमा अंदाज में कही। नेक्स्ट पैराग्राफ. फ्रिट्ज लुक्ड एट मी हाइडिंग बिहाइंड बिल. ही हेजिटेटेड एंड देन एडमिटेड, यस ही वॉज इन हियर अ लिटिल व्हाइल अगो. गेस ही इज गॉन ओवर टू गुस्ताव्स टू गेट अ शेव. वेल इफ ही कम्स इन टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम. तो फ्रिट्ज ने देखा पहले यंग लॉयर को जो बिल के पीछे छुपा था। ही हेजिटेटेड, हेजिटेटेड का मतलब है उसे हिचकिचाहट हुई बताने से पहले। अब क्यों हुई ये स्टोरी के एंड में आपको पता चलेगा। और लेकिन वो मान गया। देन ही एडमिटेड कि हाँ वो यहाँ आया था थोड़ी देर पहले, वो यहीं पर था। यस ही वॉज इन हियर अ लिटिल व्हाइल अगो, थोड़ी देर पहले वो यहीं था लेकिन अब यहाँ नहीं है। गेस ही इज़ गॉन ओवर टू गुस्ताव्स टू गेट अ शेव. गेस का मतलब है कि अंदाजे से वो गुस्ताव के यहाँ गया होगा शेव लेने के लिए। बिल कहता है कि अगर वो यहाँ आए तो उससे कहना मैं उसे ढूंढ रहा हूँ. We drove to Gustav's barber shop. Again Bill went in first and I lingered at the door. He asked not only the Swede but two customers if they had seen Lutkins. The Swede had not. He said angrily, I haven't seen him and don't care to, but if you find him you can just collect that $1.35 he owes me. One of the customers thought he had seen Lutkins walking down Main Street this side of the hotel. दोनों फिर गुस्ताव के शॉप में गए जो एक बार्बर है। गुस्ताव नाम है एक व्यक्ति का जो बार्बर है। बार्बर का मतलब है हेयर कट करने वाला, और उसकी शॉप है। वहाँ पर भी पहले बिल जाता है। अगेन बिल वेंट इन फर्स्ट, पहले बिल जाता है और लॉयर दरवाजे पे ही खड़ा रहता है। एंड आई लिंगर्ड एट द डोर. लिंगर्ड मतलब आप किसी एक जगह खड़े रहते हो बिना किसी रीज़न के, वेट कर रहे हो और आपको पता नहीं है कि आप वहाँ से कब हटोगे. सो द यंग लॉयर वॉज जस्ट लिंगरिंग एट द डोर. ही डिडंट नो व्हाट टू डू बिकॉज बिल हैड ऑलरेडी टोल्ड हिम दैट बिल विल एंटर फर्स्ट एंड बिल विल इंक्वायर अबाउट ओलिवर लटकिंस. तो पहले ही बिल ने कहा था कि वो पहले अंदर जाएगा हर जगह और वो पहले लटकिंस के बारे में पूछेगा. इसीलिए यंग लॉयर बस दरवाजे पर ऐसे ही लिंगर कर रहा था, ऐसे ही खड़ा था, वेट कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था. He asked not only the Swede but two customers if they had seen Lutkins. तो बिल ने सिर्फ स्वीट से ही नहीं पूछा बल्कि वहाँ दो कस्टमर्स भी बैठे हुए थे, उन्हें भी पूछा कि उन्होंने लटकिंस को देखा है या नहीं, देखा था या नहीं. तो स्वीड कौन है? यहाँ स्वीड गुस्ताफ है. स्वीड वो होते हैं जो स्वीडन के रहने वाले हैं.
जैसे इंडिया के रहने वाले इंडियंस कहलाते हैं। ही सेड एंग्रीली, आई हैवंट सीन हिम एंड डोंट केयर टू। तो स्वीड ने गुस्से में जवाब दिया कि मैंने उसे देखा नहीं है और ना ही मुझे उसे देखना है, मुझे परवाह नहीं है उसकी। और अगर वो तुम्हें मिले, बट इफ़ यू फाइंड हिम यू कैन जस्ट कलेक्ट दैट $35 ही ओव्स मी। और अगर वो तुम्हें मिलता है तो तुम मेरी तरफ से उससे $35 ले लेना जो मुझे उससे लेने हैं। दैट ही ओव्स मी, ही हैज़ अ डेट ऑन मी, DEBT डेट। One of the customers thought he had seen Lutkins walking down Main Street this side of the hotel। तो स्वीड ने तो जवाब नहीं दिया, गुस्ताफ ने तो नहीं बताया एग्जैक्टली कि लटकिन्स कहाँ हैं, उल्टा उसे गुस्सा आ गया। पर जो कस्टमर थे वहाँ पर, ग्राहक थे, उनमें से एक ने कहा कि उसने लटकिन्स को देखा था मेन स्ट्रीट में चलते हुए और होटल वाली साइड में चल रहा था। जिस साइड होटल है उसी साइड में वो चल रहा था। ही वॉज वॉकिंग देयर। Lost paragraph of page number 49. As we climbed back into the hack, Bill concluded that since Lutkins had exhausted his credit at Gustav's, he had probably gone to Gray's for a shave। जब यंग लॉयर और बिल फिर से हैक में चढ़े तो बिल ने रिज़ल्ट निकाला, ये निष्कर्ष निकाला, कंक्लूड किया कि लटकिन्स ने शायद गुस्ताफ के यहाँ अपनी उधारी की लिमिट एग्जॉस्ट कर दी थी। एग्जॉस्ट का मतलब है ख़त्म कर देना, यानी उसने इतना उधार कर लिया था इस शॉप में, इतनी शेविंग करवा ली थी बिना पैसे दिए कि अब गुस्ताफ उसकी और शेव करना नहीं चाहता था। और कितनी थी? $35। तो शायद अब वो ग्रे की शॉप में गया है अपनी शेव बनवाने के लिए। एट ग्रेज बार्बर शॉप वी मिस्ड लटकिन्स बाई ओनली 5 minutes। ही हैड जस्ट लेफ्ट probably for the pool room। At the pool room it appeared that he had just bought a pack of cigarettes and gone out। एट ग्रेज बार्बर शॉप, ग्रे के यहाँ भी एक्चुअली लटकिन्स आया था और 5 मिनट पहले ही निकल गया था। ही हैड जस्ट लेफ्ट, यानी अभी अभी ही वो ग्रे की शॉप से शेव करके निकला था, शेव करवा के निकला था। और कहाँ गया वहाँ से? प्रॉबेबली फॉर द पूल रूम, शायद वो पूल रूम गया है पूल गेम खेलने। पूल गेम एक तरह का गेम होता है जो बिलियर्ड्स से मिलता जुलता है, जिसमें एक टेबल होती है, 6 पॉकेट्स होती हैं। एट द पूल रूम इट अपीयर्ड दैट ही हैड जस्ट बॉट अ पैक ऑफ सिगरेट्स एंड गॉन आउट। तो पूल रूम जब पहुँचे यंग लॉयर और हैक ड्राइवर यानी बिल, तो पता चला कि वो सिगरेट्स का एक पैक खरीद के निकल गया है वहाँ से। इट अपीयर्ड का मतलब इट वॉज रिवील्ड, इट वॉज नोन, वी केम टू नो दैट ही हैड जस्ट बॉट अ pack of cigarettes and gone out। So we pursued him just behind him but never catching him। तो हमने फॉलो किया just behind him but never catching him, मतलब बिल्कुल उसके पीछे ही रहते थे लेकिन उसे कभी पकड़ नहीं पाए। जहाँ भी ये दोनों जाते थे वो वहाँ से निकल चुका होता था और थोड़ी देर पहले ही निकला हुआ होता था। तो 1 घंटे तक, फॉर एन आवर टिल इट वॉज पास्ट 1 o'clock, तो 1 घंटे तक वो उसको फॉलो करते रहे, परस्यू करते रहे। 1 बज गए, 1 बजे तक वो नहीं मिला। I was hungry, but I had so enjoyed Bill's rough country opinions about his neighbors that I scarcely cared whether I found Lutkins or not। Now the young lawyer was hungry, पर उसे परवाह नहीं थी। He had so enjoyed Bill's rough country opinions। यंग लॉयर को बिल से बात करने में बहुत अच्छा लग रहा था। बिल के जो रफ़ कंट्री ओपिनियंस है उन्हें सुनना बहुत अच्छा लग रहा था। तो रफ़ कंट्री ओपिनियंस का मतलब क्या है? रफ़ का मतलब जो एग्जैक्ट नहीं है, परफेक्ट नहीं है। कंट्री का मतलब गांव, रूरल एरिया, और ओपिनियंस यानी गांव वालों के ओपिनियंस, जो गांव वालों की सोच और उनके आसपास के माहौल के हिसाब से होते हैं। तो ये जो कंट्री ओपिनियंस क्या है? रफ़ कंट्री ओपिनियंस, जो बिल के रफ़ कंट्री ओपिनियंस का मतलब है कि गांव वालों की जो राय होती है, व्यू पॉइंट होता है अपने। तो यहाँ पे बिल कौन सी राय बता रहा है? अपने नेबर्स के बारे में राय दे रहा है, उनके बारे में बात कर रहा है। और रफ़ कंट्री ओपिनियंस, तो रफ़ यानी रफली, एकदम एग्जैक्ट नहीं है, रफली वो बता रहा है, एकदम परफेक्टली नहीं बता रहा है। जैसे बातचीत कर रहा है अपने पड़ोसियों के बारे में, उनके बारे में बता रहा है, उनकी नेचर प्रॉबेबली, तो उनके बारे में व्यू पॉइंट्स दे रहा है, ओपिनियंस दे रहा है। और उसका बताना इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है यंग लॉयर को कि दैट ही स्कैर्सली केयर्ड वेदर ही फाउंड लटकिन्स और नॉट। इसका मतलब है कि उसे बिल्कुल रेयरली ही केयर्ड। स्कैर्सली का मतलब क्या होता है? रेयरली। तो उसे परवाह ही नहीं थी कि लटकिन्स मिले या ना मिले। उसकी बातचीत, बिल की बातचीत इतनी अच्छी लग रही थी कि उसे अब
इस हैक ड्राइवर के साथ, बिल के साथ ही टाइम स्पेंड करना अच्छा लग रहा था। उसकी जो बातचीत थी, जो ओपिनियंस दे रहा था अपने नेबर्स के बारे में, वो भले नेबर्स के को ये नहीं जानता यंग लॉयर, बट उससे बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही थी। तो अब उसका जो मेन मोटिव था न्यू मिलियन आने का, लटकिन्स को ढूंढना, दैट वाज हिज मेन मोटिव, अब वो साइडलाइन होता जा रहा था। एंड नाउ ही हैड स्टार्टेड एंजॉयिंग द कंपनी ऑफ Bill Magnuson of William Magnuson Fancy Karting and Hacking. Now this young lawyer was more interested in Bill and not in Oliver Lutkins. Page number 50. How about something to eat? I suggested. Let's go to a restaurant and I'll buy you lunch. Now the young lawyer was hungry, so he suggested. उसने राय दी कि क्यों नहीं हम कुछ खाते हैं, कुछ खाने चलते हैं, एक रेस्टोरेंट चलते हैं और मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा. Look at this young lawyer. Now he is so interested in Oliver Lutkins company that वो उसे खाना खिलाने के लिए भी तैयार है. ऑलरेडी वो हैक का पैसा तो दे ही रहा है, फेयर दे रहा है, $2 पर आवर. नाउ दिस यंग लॉयर इज़ रेडी टू ट्रीट हिम ऑल्सो. उसे ट्रीट देने के लिए भी तैयार है, उसे लंच खिलाने के लिए भी तैयार है. दिस वॉज द इम्प्रेशन ऑफ बिल. ये इम्प्रेशन बिल ने जमाया था यंग लॉयर के ऊपर. विथ हिज फ्रेंडलीनेस, एमिएबिलिटी. एमिएबिलिटी का मतलब होता है फ्रेंडलीनेस. विथ हिज कोऑपरेशन, विथ हिज हेल्प, हेल्पफुलनेस. ये क्वालिटीज़ अभी बिल में दिख रही है यंग लॉयर को. Well, I ought to go home to the wife. I don't care much for these restaurants, only 4 of them and they are all bad. Tell you what we will do. We will get the wife to pack up a lunch for us. She won't charge you more than $50 and it will cost you more for a greasy meal in a restaurant. And we will go up to Wade's Hill and enjoy the view while we eat. And we will go up to Wade's Hill and enjoy the view while we eat. लेकिन यंग लॉयर को ऑफ़र हैक ड्राइवर ठुकरा देता है. वो कहता है कि मुझे अपनी वाइफ के पास जाना है घर में और मुझे रेस्टोरेंट्स की कोई परवाह नहीं है. सिर्फ 4 रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर और चारों ही ख़राब है, दे आर ऑल बैड. अब वो सजेस्ट करता है यंग लॉयर को, टेल यू व्हाट वी विल डू. ये एक सजेशन देता है. वो बोलता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करेंगे. हम वाइफ को कहेंगे कि वो हम दोनों के लिए लंच पैक कर ले. वो ज़्यादा चार्ज नहीं करेगी. शी वॉन्ट चार्ज यू मोर देन $50. वो तुमसे आधे डॉलर से ज़्यादा नहीं लेगी और तुम्हें रेस्टोरेंट के खाने से सस्ता पड़ेगा. रेस्टोरेंट का वो खाना जो बहुत ग्रीजी होता है, ऑयली होता है, उस मील से तो तुम्हें बहुत सस्ता पड़ेगा. फिर हम लंच को ले जाएंगे, जो पैक्ड लंच होगा उसे ले जाकर वेड्स हिल में जाएंगे और वहाँ पर नज़ारा देखते हुए, व्यू देखते हुए, द साइट देखते हुए, सीन देखते हुए खाना खाएंगे. तो यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि अगर कोई अपने घर से खाना ला रहा है किसी के लिए तो वहाँ पे चार्ज की तो बात ही नहीं आती है. बिल ने ऑलरेडी $2 पर आवर डिसाइड किया हुआ है जो यंग लॉयर्स वो लेगा फॉर द सर्विसेज ही इज़ प्रोवाइडिंग एज अ हैक ड्राइवर. एज अ हैक ड्राइवर वो जो सर्विस दे रहा है उसके लिए $2 ऑलरेडी वो ले रहा है. बट अब वो चाह रहा है कि मैं खाना भी अपने घर से लेकर आऊँ और उसको भी उसके बदले में भी पैसे लूँ. वैसे भी वो रेस्टोरेंट में तो पैसे देने ही वाला था, तो रेस्टोरेंट क्यों जाएं, मेरे घर से खाना लाऊं. लेकिन वो डायरेक्टली नहीं चार्ज मांगेगा, वो वाइफ के बहाने से मांगेगा. वो ये कह रहा है कि मेरी वाइफ सस्ता खाना प्रोवाइड करेगी और होटल से कम ऑयली होगा. तुम जितना खाना उस ग्रीसी मील के लिए दोगे, उस ऑयली फूड के लिए दोगे, उससे तो वो सस्ता ही देगी, $50 से तो कम में देगी. तो वो कम में लंच देगी, सस्ता देगी. ये कहना चाह रहा है ये हैक ड्राइवर कि तुम मेरे घर पे भी लंच करोगे तो उसका भी पैसा देना होगा. लेकिन डायरेक्टली नहीं कह रहा है, वो इनडायरेक्टली कह रहा है. और खाना खाने का भी आनंद आएगा क्योंकि वेड्स हिल वो वेड किसी का नाम है, उसकी पहाड़ी है. तो उसकी पहाड़ी पर जाएंगे तो हम खाने को और अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे क्योंकि आसपास बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं. इट्स अ ब्यूटीफुल हिल. Next paragraph. I know that Bill's helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love. I was paying him for his time. In the end, I paid him for 6 hours, including the lunch hour, at what was then a very high price. अब young fellow, दिस यंग लॉयर, इसे समझ में आने लग गया था कि ये जो बिल
की हेल्प है, इसका जो नेचर है, हेल्पिंग नेचर, हिज हेल्पफुलनेस, किसके लिए? एक यंग फेलो के लिए जो बाहर से आया है। और वो यंग फेलो कौन है? ये लॉयर ही है। तो इसे समझ में आ रहा है जो सिटी से आया है उसके लिए जो बिल की मदद करने की प्रवृत्ति है, हेल्पफुलनेस है, उसका जो काइंडनेस है, उसका जो गुडनेस है, वो सिर्फ ब्रदरली लव की वजह से नहीं है, भाईचारे की वजह से नहीं है, सिर्फ वो उससे कमा भी रहा है। और उसने कितना कमाया है? एक्चुअली द लॉयर पेड हिम फॉर हिज टाइम टू। उसने सिर्फ उस हैक के लिए पेमेंट नहीं किया है, उसने उसके टाइम के लिए भी पे किया है। कौन सा टाइम? जो वो वेड हिल में जो लंच करते हैं उस लंच को तो उसने ख़रीदा ही है बिल की वाइफ से, बल्कि जो उस हिल पर बैठकर जब वो खाना खाते हैं, आसपास के व्यू को एंजॉय करते हुए जो खाना खाते हैं, जितना टाइम उन्हें वहाँ खाने में लगता है उस 1 घंटे का भी $2 उसने लिया है हैक ड्राइवर ने। तो कितना पेमेंट लिया है हैक ड्राइवर ने, बिल ने? इन द एंड आई पेड हिम फॉर 6 आवर्स, पूरे 6 घंटे का पेमेंट लिया है, दैट इज़ $12, जिसमें लंच आवर इंक्लूडेड है। और ये प्राइस बहुत ही ज़्यादा है उस टाइम के हिसाब से भी। एट वॉट वॉज देन अ वेरी हाई प्राइस, यानी वो जो टाइम था, वो जो ज़माना था, ज़माने के हिसाब से भी ये एक हाई प्राइस थी, बहुत महंगा पड़ा था यंग लॉयर को। और वो कौन सा टाइम था, कौन सा ज़माना था? इट वाज द 1920s और द 1930s, बिकॉज सिंक्लेयर लुइस वन द नोबेल प्राइज इन द ईयर 1930. But he was no more dishonest than I charged the whole thing to the firm. अब यंग लॉयर एक्चुअली सोचता है कि वो इतना भी डिसऑनेस्ट नहीं है, बेईमान नहीं है जितना कि मैं, क्योंकि मैं खुद इसे फॉर्म से लेने वाला हूँ, रीइम्बर्स करने वाला हूँ। तो यंग लॉयर क्या करेगा? जो जितना भी वो पे करेगा इस हैक ड्राइवर को, बिल को, वो सारा कुछ वो फॉर्म से रीइम्बर्स करवा लेगा। रीइम्बर्स का मतलब क्या है कि आपने जितना खर्चा किया, आप अगर एम्प्लॉय हो तो एम्प्लॉय की तरफ से कहीं जाते हो तो जितना भी खर्चा होता है वो उस वक्त आप अपने पॉकेट से देते हो, लेकिन बाद में आपको फर्म या कंपनी जहाँ भी आप एम्प्लॉयड हो वो आपको पे कर देती है, तो उसे कहते हैं रिम्बर्समेंट, रिम्बर्स कर देती है। तो एक्चुअली दिस यंग लॉयर इज़ एन्जॉइंग द कंपनी ऑफ बिल एंड देयरफॉर ही थॉट कि अगर ये मुझसे ले भी रहा है, अगर ये थोड़ा डिसऑनेस्ट भी है, ही इज़ यूटिलाइजिंग मी फॉर अर्निंग, तो भी चलेगा, क्योंकि मैं कौन सा ईमानदार हूँ, मैं भी तो फॉर्म से सारे पैसे वसूल कर लूँगा। I'll take everything from the firm. But it would have been worth paying him myself to have his presence. See, this young lawyer does not mind paying this hack driver bill, that huge amount. In fact, he is thinking that it would have been better if I had paid him with my own money. यंग लॉयर तो उल्टा सोच रहा है कि ये $12 अगर मैं अपनी जेब से देता, फर्म से ना लेता, तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि उसकी प्रेजेंस इतनी अच्छी लग रही है मुझे। आई एम एन्जॉइंग हिज प्रेजेंस। यंग लॉयर को उसकी प्रेजेंस बहुत अच्छी लग रही है, उसे पैसे देने में कुछ गलत नहीं लग रहा है। Imagine the effectiveness of this hack driver's convincing ability. ये हैक ड्राइवर गांव का है, पढ़ा लिखा नहीं है, और यंग लॉयर ने ग्रेजुएशन किया है, लॉ में ग्रेजुएशन किया है विथ ऑनर्स, येट वो इन्फ्लुएंस हो रहा है इस हैक ड्राइवर से। तो इस हैक ड्राइवर की पर्सनैलिटी कितनी परसुएडिंग है, वो कितनी इजीली किसी को भी कन्विंस कर लेता है, अपनी बातों में विश्वास करवा लेता है। एंड पीपल स्टार्ट ट्रस्टिंग हिम, बट नॉट दोज हु लिव इन द विलेज, दोज हु आर स्ट्रेंजर्स। एक्चुअली जो उस गांव में रहते हैं वो सभी इस बिल को जानते होंगे कि ये बिजनेस मैन है, लेकिन जो बाहर से आता है उसे शायद नहीं पता है, उसे तो इसका बिहेवियर, इसका फ्रेंडली बिहेवियर, इसकी हेल्पफुलनेस, इसका केयर, वो अच्छा लग रहा है। His cheerful country wisdom was very refreshing to a country boy like myself who was sick of the city. Actually ये जो यंग लॉयर है ये खुद कंट्री से बिलोंग करता है, रूरल एरिया का है और गांव का रहने वाला है, इसीलिए एक्चुअली वो इतनी जल्दी इस हैक ड्राइवर से इम्प्रेस हो गया, बिकॉज उसका जो कंट्री विस्डम है, चीयरफुल कंट्री विस्डम, यानी जो उसकी समझ है, वो जो रूरल एरिया की समझ है, वो समझदार है, बट किस तरह से, वो जैसे एक कंट्री का नॉलेज होता है किसी को, ये उस तरह से समझदार है, इसे गांव की हर चीज़ पता है। और वो
अपने गांव की विस्डम को, गांव की समझ को बड़ी चीयरफुली, हंसते हुए, खुश होकर लॉयर को बता रहा है। और ये इस लॉयर के लिए बड़ा ही रिफ़्रेशिंग है। रिफ़्रेशिंग का मतलब है कि बहुत ताज़गी भर रहा है, एनर्जी दे रहा है, क्योंकि ये लॉयर खुद एक कंट्री बॉय है जो सिटी से परेशान हो गया है। दिस लॉयर वॉज सिक ऑफ द सिटी। दिस लॉयर वॉज सिक ऑफ द सिटी। सिक ऑफ द सिटी का मतलब फेड अप ऑफ द सिटी। और वाई वॉज ही फेड अप? वी हैड रेड इन द फर्स्ट few paragraphs. Because he disliked his job of serving summons, he hated the shadowy corners of the city. As we sat on the hilltop looking over the pastures and creek which slipped among the trees, he talked of New Million and painted a picture in words of all the people in it. जैसे इन्होंने लंच लिया, और लंच लेकर आया, कौन लेकर आया? बिल अपने घर से वाइफ से लंच पैक करवा के लाया। फिर इन्होंने वेड्स हिल में जाकर, हिल टॉप मतलब वो जो पहाड़ी है उसके ऊपर टॉप वाले हिस्से में ऊंचाई पर बैठ गए और अपना लंच लेने लग गए और पैस्चर्स को देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे उस नज़ारे को। पैस्चर्स का मतलब होता है घास का मैदान, खुला मैदान घास का, जहाँ पर कैटल ग्रेस करती हैं, काउस ग्रेस, जो गायें घास खाती हैं। और दूसरे डोमेस्टिक एनिमल्स जैसे बफेलोज, ऑक्सन्स, बुल्स, तो ये सारे कैटल में आते हैं। तो बहुत ही सुंदर घास का मैदान था जिसे वो देख रहे थे। और वहाँ पे क्रीक भी था। क्रीक का मतलब होता है पानी की स्ट्रीम, पतली स्ट्रीम जो बहते हुए जाती है। कभी कभी नदियाँ जब फैलती है पहाड़ियों में तो पतली पतली स्ट्रीम्स बन जाती हैं और उसे कहते हैं क्रीक। और ब्रूक भी कहते हैं। रिमेंबर द पोएम द ब्रूक बाय एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो ब्रूक, क्रीक, स्ट्रीम, ये सारी जब नदियाँ अलग अलग हिस्सों में बढ़ती हैं और पतली पतली इनलेट के रूप में, स्ट्रीम के रूप में कम नैरो एरिया में बहने लग जाती हैं तो वो स्ट्रीम कहलाती हैं, क्रीक कहलाती हैं। और ये क्रीक कहाँ से बह रही थी? पेड़ों के बीच में से बहती जा रही थी। विच स्लिप्ड अमंग द ट्रीज़, तो ये पतली नहर जैसी बन गई थी नदी और पेड़ों के बीच में से बहती जा रही थी और ये नज़ारे बहुत ही सुंदर थे। As we sat on the hilltop, he talked of New Million. जब वो हिल टॉप पे बैठे हुए थे, लंच कर रहे थे, तो बिल न्यू मिलियन के बारे में बात कर रहा था। और वहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे थे? पैस्चर्स को देख रहे थे, क्रीक को देख रहे थे, पेड़ों के बीच में बहते हुए, फ्लोइंग अमंग द ट्रीज़। और न्यू मिलियन के बारे में क्या बात कर रहा था? एंड पेंटेड अ पिक्चर इन वर्ड्स ऑफ ऑल द पीपल इन इट, वो बात कर रहा था न्यू मिलियन के लोगों के बारे में। एंड ही डिस्क्राइब द पीपल ऑफ न्यू मिलियन so beautifully. The young lawyer felt as if he is painting a picture. जब आप शब्दों के द्वारा इतना अच्छा वर्णन करते हो, डिस्क्राइब करते हो किसी चीज़ के बारे में, किसी शहर के बारे में, किसी एरिया के बारे में, तो सुनने वाला एक्चुअली एक पिक्चर देखने लग जाता है। उसे लगता है जैसे आपने एक पिक्चर बनाई है, ड्राइंग बनाई है। इट्स सो ब्यूटिफुल। When you paint a picture in words, the figure of speech, the poetic devices imagery. इसका मतलब यह है कि आप किसी चीज़ का वर्णन इतने सुंदर तरीके से करते हो कि सुनने वाले को वो नज़ारे की तरह दिखता है, दृश्य की तरह दिखता है। तो एक इमेज, इसका मतलब क्या है? आपके शब्दों ने, आपके वर्ड्स ने एक इमेज क्रिएट की है। और therefore the poetic device is imagery, imagery. He noticed everything, but no matter how much he might laugh at people, he also understood and forgave their foolishness. जब वो बता रहा था बिल यंग लॉयर को न्यू मिलियन के लोगों के बारे में इतने इफ़ेक्टिव तरीके से, जैसे कि सब कुछ यंग लॉयर के सामने है, इमेज क्रिएट हो गई है, तो यंग लॉयर को लग रहा था कि ये जो बिल है ये हर चीज़ नोटिस करता है, लोगों की कमियां भी नोटिस करता है और उन पर हंसता भी है। बट नो मैटर हाउ मच ही माइट लॉफ एट पीपल, वो कितना भी हंसे लोगों पर वो उन्हें समझता भी है और उनकी बेवकूफ़ियों को। वो क्यों हंसता है? उनकी बेवकूफ़ियों पे हंसता है। कौन? बिल। तो उनकी बेवकूफ़ियों पे हंसता भी है पर उन्हें समझता भी है, इसलिए उन्हें माफ़ कर देता, उनकी बेवकूफ़ियों को माफ़ कर देता है। नाउ आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ दिस लाइन विल कनेक्ट विद द एंड ऑफ द चैप्टर, बट you will understand gradually that this line will be connected
टू द एंड ऑफ द चैप्टर। जब आप चैप्टर का एंड सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाउ ही laughs एट द foolishness of people. We don't know about forgiving, but he does laugh at foolishness of people. He described the minister's wife who sang the loudest in church when she was most in debt. तो अब जब वो लोगों के बारे में बता रहा न्यू मिलियन के, तो वो मिनिस्टर्स वाइफ, मिनिस्टर कौन है? जो चर्च के पादरी होते हैं, जिन्हें रेवरेंड भी बोलते हैं, जो चर्च में सर्विस देते हैं। और ये चर्च की मिनिस्टर की वाइफ हैं, वो सबसे ज़्यादा तेज़, लाउडेस्ट, बहुत ज़ोर से कब गाती हैं? जब वो डेट में होती हैं। DEBT, डेट। डेट का मतलब है कि आपको किसी को पैसे चुकाना है। सो व्हेन शी ओव्स मनी टू समबडी, शी सिंग्स द लाउडेस्ट, बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में गाती है। प्रॉब्ली शी इज़ इन टेंशन एट द टाइम। ही कमेंटेड ऑन द बॉयज़ हु केम बैक फ्रॉम कॉलेज इन फैंसी क्लोथ्स। अब वो गाँव के न्यू मिलियन के उन बॉयज़ के बारे में बताता है, उनके बारे में कमेंट कर रहा है। कमेंट का मतलब है कि कोई टीका टिप्पणी करना, रिमार्क्स देना, वाइज रिमार्क्स, सरकास्टिक रिमार्क्स, जो कॉलेज से आते हैं फैंसी क्लोथ्स में। तो ये फैंसी क्लोथ्स वाला वर्ड पहले भी आया है। ये जब बिल ने कहा था कि ओलिवर तुम्हारे फैंसी क्लोथ्स देखकर भाग जाएगा, तो फैंसी क्लोथ्स का मतलब क्या है? जो शहरों में पहनने जाने वाले कपड़े, फॉर्मल कपड़े, जो थोड़े से शो करते हैं। द पीपल हु वेयर देम अकॉर्डिंग टू द पीपल इन विलेज, जो फॉर्मल क्लोथ्स पहनते हैं, दे आर शोइंग ऑफ एक्चुअली। तो उन्हें फैंसी क्लोथ्स कहते हैं कि लोग जो पहनते हैं वो बहुत दिखाते हैं, वो शो ऑफ करते हैं। और उनके लिए ये गांव के लोगों के लिए वर्किंग क्लोथ्स ज़्यादा अच्छे रहते हैं। दे फील दैट वर्किंग क्लोथ्स सूट देम बेटर बिकॉज दे कैन वर्क इन देम। He told about the lawyer whose wife could never succeed in getting him to put on both a collar and a tie on the same day. अब उसने एक लॉयर के बारे में बताया, और ये भी एक यंग लॉयर ही है। तो उस लॉयर के बारे में बताया जो मैरिड है, पर उसकी वाइफ अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुई है उसे ये सिखाने में कि एक ही दिन आप कॉलर और टाई कैसे पहन सकते हो। इसका मतलब लॉयर को पहनना नहीं आता, उसे टाइम लगता है। पहले जो कॉलर्स पहने जाते थे वो डिटैच हो जाते थे, मतलब अलग कर दिए हो जाते थे ड्रेस से, आपको अलग से उन्हें पहनना पड़ता था। ही मेड देम ऑल लाइव। ही मेड देम ऑल लाइव का मतलब है कि उसका जो बताने का तरीका था बिल का, उसका जो डिस्क्राइब करने का तरीका था, इतना अच्छा था, इतना एंग्रोजिंग था कि ऐसा लगता था जैसे वो सारे कैरेक्टर्स लाइव दिख रहे हैं, ज़िंदा हो गए हैं यंग लॉयर के सामने। ऑन दैट डे आई केम टू नो न्यू मिलियन बेटर दैन आई डिड द सिटी एंड टू लव इट बेटर। उस दिन यंग लॉयर को न्यू मिलियन को अच्छे से जानने का मौका मिला। वो न्यू मिलियन गांव को ज़्यादा अच्छे से जानने लगा जितना कि सिटी को नहीं जानता था, और उसे न्यू मिलियन उस सिटी के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा लगा, ज़्यादा बेटर लगा। क्यों? व्हाट इज़ द रीज़न? क्योंकि न्यू मिलियन के लोगों को वो नहीं मिला था, बट उन लोगों के बारे में, उन कैरेक्टर्स के बारे में, उन कंट्री पीपल के बारे में बहुत अच्छे से बताया था बिल ने। Bill didn't know about colleges in cities, but he had traveled around a lot of the country and had had a lot of jobs. From his adventures, he had brought back a philosophy of simplicity and laughter. He strengthened me. He strengthened me. बिल ने कॉलेजेस नहीं देखे थे और सिटीज़ भी नहीं देखी थी, शहर भी नहीं देखे थे, उनके बारे में उसे कुछ नहीं पता था। क्यों नहीं पता था? क्योंकि वो गांव में ही रहा है, गांव का रहने वाला है, और हायर एजुकेशन के लिए कभी सिटी गया ही नहीं। तो जब इसलिए उसने सिटी भी नहीं देखी और कॉलेजेस भी नहीं देखे, क्योंकि कॉलेजेस उसने ज्वाइन किए ही नहीं। लेकिन ही हैड ट्रैवल्ड अराउंड अ लॉट ऑफ द कंट्री, पर उसने गाँव का एरिया, रूरल एरिया बहुत देखा था, बहुत ट्रैवल किया था, उसने बहुत सारे विलेजेस देखे हैं। क्यों देखे हैं? क्योंकि ही हैड अ लॉट ऑफ जॉब्स। तो हैड का यहाँ क्या मतलब है? एक हैड जो है वो पास्ट का टाइम बताया जा रहा है कि पास्ट में उसके पास उसकी पोजीशन थी, जॉब्स थे, और दूसरा हैड है उसका एक्शन बताने के लिए। सो इट्स द पास्ट प्रेजेंट फॉर्म। तो दूसरा हैड का मतलब ये है कि पहले उसके पास इतनी सारी जॉब्स थी,
तो जॉब्स करता था, तो ये जो करता था जो वर्ड है हिंदी में उसको दर्शाने के लिए भी हैड यूज़ किया गया है। सो हैड अ लॉट ऑफ जॉब्स। फ्रॉम हिज एडवेंचर्स ही हैड ब्रॉट बैक अ फिलॉसफी ऑफ सिंप्लिसिटी एंड लॉफ्टर। तो क्योंकि वो इतने गाँव में इतनी सारी जॉब्स की हैं उसने, तो उसके जो एडवेंचर्स है, एडवेंचर्स का मतलब ऐसे काम जिसके लिए आपको करेज की ज़रूरत पड़ती है, हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है, और एक अनयूजुअल एक्सपीरियंस होता है जिसे हम एडवेंचरस एक्सपीरियंस कहते हैं, एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस बोलते हैं उसको। तो उसने जितने एडवेंचर्स किए थे, एडवेंचर्स यहाँ जॉब्स हैं, जो इतनी सारी जॉब्स की थी, अपनी जॉब से वो एक फ़िलासफ़ी लेकर आया था, और वो फ़िलासफ़ी थी हमेशा हंसते रहो और सिंपल रहो, सिंप्लिसिटी एंड लॉफ्टर। तो उसकी इतनी इंकरेजिंग बातें, इंस्पायरिंग बातें, उसकी जो फ़िलासफ़ी है, फ़िलासफ़ी ऑफ बीइंग अ सिंपल एंड चीयरफुल पर्सन, उसकी वजह से यंग लॉयर को बहुत स्ट्रेंथ मिल रही थी। ही स्ट्रेंथन्ड मी। तो यहाँ पे कौन सी स्ट्रेंथ मिल रही थी? मॉरल स्ट्रेंथ। क्योंकि यंग लॉयर सिटी से जब यहाँ आया था न्यू मिलियन, ही वॉज डिप्रेस्ड, ही वॉज अपसेट अबाउट हिज जॉब, ही थॉट दैट बीइंग अ क्लर्क, और वो भी एक असिस्टेंट क्लर्क, वो उसकी एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा लो है, और काम भी उसे क्या करना पड़ता था, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड था एज अ लॉयर, तो उसे समन सर्व करने होते थे। तो मॉरली वो बहुत लो फील कर रहा था, और मेंटली भी वो बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो गया था, उससे अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ आकर उसके मन को बहुत शक्ति मिली बिल की बातें सुनकर। We left that peaceful scene of meadows and woods and resumed our search of Oliver Lutkins. We could not find him. At last, Bill cornered a friend of Lutkins and made him admit what he guessed. Oliver's gone out to his mother's farm, 3 miles north. We drove out there laying plans. After enjoying their lunch, they left that peaceful scene of meadows and woods. वो जो पैस्चर्स, घास के मैदान, सुंदर नज़ारे देख रहे थे, वो वुड्स देख रहे थे। वुड्स का मतलब बहुत सारे पेड़ों का घनापन, एक तरह से वो जंगल कहते हैं जिसे वुड्स। तो उसे जब वो देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, अब उन्हें वहाँ पे इतनी शांति थी, इतनी सुंदरता थी आसपास, उसे वो छोड़कर जा रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी सर्च कंटिन्यू करना था। दे रेज्यूम्ड देयर सर्च ऑफ ओलिवर लटकिंस। पर ओलिवर लटकिंस नहीं मिला। वी कुड नॉट फाइंड हिम, यानी वो नहीं ढूंढ पाए। आखिर में एट लास्ट बिल कॉर्नर्ड अ फ्रेंड ऑफ लटकिंस। तो बिल ने अब लटकिंस के एक दोस्त को कॉर्नर किया। कॉर्नर करना मतलब घेरना, पकड़ना, और उसने उससे उगलवाया। ही मेड हिम एडमिट, उसने उससे उगलवाया जो उसने पहले ही गेस कर लिया था। बिल ने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था कि शायद ओलिवर अपनी मदर के फॉर्म में गया है। फॉर्म का मतलब होता है फील्ड, खेत। तो ये बिल ने गेस कर लिया था पहले ही, और यही बात ओलिवर के दोस्त ने, लटकिंस के दोस्त ने भी कही कि ओलिवर्स गॉन आउट टू हिज मदर्स फॉर्म 3 miles नॉर्थ, कि 3 मील दूर उत्तर की दिशा में ओलिवर की माँ का फॉर्म है जहाँ पर ओलिवर गया है। वी ड्रोव आउट देयर लेइंग प्लान्स। तो यंग लॉयर और बिल फॉर्म की तरफ जाते हैं। हैक का ड्राइवर अपनी हॉर्स कैरेज फॉर्म की तरफ ले जाता है, ओलिवर लटकिंस की माँ की फॉर्म की तरफ, और रास्ते में वो प्लान्स भी ले करना मतलब ड्राइंग आउट प्लान्स, लेइंग आउट प्लान्स, ड्राइंग आउट प्लान्स बना रहे हैं कि क्या करेंगे, ओलिवर को कैसे पकड़ेंगे, उसे समन कैसे देंगे, हाउ विल दे सर्व द समन। दे मीन्स हियर द यंग लॉयर, and because Bill is helping him, so I said they. I know Oliver's mother. She's a terror. Bill sighed. I took a trunk out there for her once, and she almost took my skin off because I didn't treat it like a box of eggs. She's about 9 feet tall and 4 feet thick and quick as a cat, and she sure can talk. I will bet Oliver heard that somebody's chasing him and is gone on there to hide behind his mother's skirts. Well, we'll try her, but you had better let me do it, boy. You may be great at literature and law, but you haven't had real training in swearing. अब ये जो प्लान्स बना रहे हैं, उस प्लान्स का हिस्सा क्या है? बिल कहता है कि मैं ओलिवर की माँ को जानता हूँ, शी इज़ अ टेरर।
टेरा मीन्स शी इज़ अ ड्रेड, शी इज़ ड्रेडफुल। वो आतंक फैलाती है, वो सबको डराती है। बिल ने गहरी सांस लेते हुए कहा है, बिल साइड। वो अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा है ओलिवर की माँ के साथ, जिससे उसे समझ में आया कि शी इज़ सच अ ड्रेडफुल लेडी, शी टेरराइजेस, वो सबको आतंकित करती है, डराती है। बिल ने कहा कि एक बार मैं एक ट्रंक का मतलब पेटी ले गया था उसके लिए, तो उसने बिल्कुल मेरी चमड़ी ही उधेड़ दी, लगभग टुक माई स्किन ऑफ का मतलब उसे इतना मारा कि लगभग उसकी चमड़ी ही उधड़ जाती। क्यों? क्योंकि उस बॉक्स, वो ट्रंक जो था, बॉक्स था, वो नॉर्मल था, रफ ट्रंक था, अच्छा खासा था, लेकिन वो चाह रही थी उसे ऐसे ट्रीट करे जैसे कि वो अंडों का बॉक्स है, जैसे कि उसके अंदर बड़ा ही नाजुक सामान है। जैसे अंडे क्या होते हैं, हल्के से गिर जाएं टूट जाते हैं नीचे गिरने से, तो वो चाह रही थी कि वो ऐसे ट्रीट करे उस बॉक्स को, उस हैवी ट्रंक को, जैसे कि वो एक बॉक्स है एग्स का, जबकि वो ट्रंक जो था वो डेलिकेट नहीं था। इट वॉज नॉट अ डेलिकेट बॉक्स, इट वॉज अ हैवी बॉक्स, इट वॉज अ ड्यूरेबल बॉक्स। और उसकी हाइट क्या है ओलिवर की माँ की? 9 फीट टॉल। आई थिंक दिस इज़ एन एक्सैजरेशन, ये बड़ा चढ़ा के बता रहा है बिल। 9 फीट टॉल एंड 4 फीट थिक, 4 फीट चौड़ाई। बॉडी का विड्थ वो इतनी वाइड है, 4 फीट, तो इमेजिन वो कितनी मोटी होगी, कितनी फैट होगी। तो एक तरह से शी वॉज लाइक अ मॉन्स्टर। अगर ये जो हाइट और ये जो हेल्थ अगर हम इमेजिन करें, तो वो तो बिल्कुल मॉन्स्टर जैसी लगती होगी। बट येट शी इज़ क्विक एज अ कैट, यानी वो इतनी फुर्तीली है जैसे कि एक बिल्ली। एंड शी श्योर कैन टॉक। यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि उसे बात करना आता है, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि वो इतनी ख़राब तरीके से बात करती है कि आप सुन नहीं सकते। तो यहाँ पर क्या है, रूडली बात करेगी, अब्यूज़िव वर्ड्स यूज़ करेगी। शी स्वेयर्स का मतलब क्या होता है? अब्यूज़ करना, वर्बली अब्यूज़ करना, शब्दों के द्वारा। I will bet Oliver heard that somebody is chasing him and he is gone or on there to hide behind his mother's skirts. बिल बोलता है कि मैं श्योर हूँ, मैं शर्त लगा सकता हूँ, आई विल बेट यानी शर्त लगाना, कि ओलिवर ने सुन लिया है, क्योंकि गांव है न्यू मिलियन, एक छोटा गांव है। ओलिवर ने सुन लिया है कि कोई उसे चेस कर रहा है, चेस करना मतलब फॉलो कर रहा है, इसीलिए वो अपनी माँ के यहाँ चला गया है ताकि उसकी स्कर्ट के पीछे छुप सके। स्कर्ट के पीछे हाइड करने का मतलब है कि माँ के पल्लू के पीछे छुपना, मदर स्कर्ट्स, क्योंकि वहाँ पर साड़ी नहीं पहनी जाती, वहाँ पे लॉन्ग स्कर्ट्स पहनते हैं, तो साड़ी के पल्लू की जगह स्कर्ट वर्ड यूज़ किया है। वेल वी विल ट्राई हर means no matter how difficult she is, we'll try to find out, we'll try her patience। हम भी उसे जांचेंगे, हम भी उसके पेशेंस की परीक्षा लेंगे, भले ही उसको गुस्सा है। बट यू हैड बेटर लेट मी डू इट बॉय। देखो यहाँ पर भी बिल ने यही कहा कि तुम ये मुझे करने देना, बच्चे तुम ये मुझे करने देना। वही जो हर बार वो करता है कि पहले मैं जाऊँगा अंदर, फिर तुम आना। तो यहाँ पर भी यही वो कहता है कि मैं उसे ट्राई करूँगा, क्योंकि उससे पूछना कोई मजाक नहीं है। We'll have to try her patience, and she is actually an impatient lady. You may be great at literature and law, but you haven't had real training in swearing. तो क्यों कहता है कि पहले मैं कोशिश करूँगा जानने की, क्योंकि तुम भले ही पढ़े लिखे हो। ये हम हिंदी में भी कॉमनली यूज़ होता है, जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो हमेशा एजुकेटेड को थियोरेटिकल पीपल समझते हैं, जिन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है। तो यही चीज़ बिल भी कहता है कि तुम चाहे लिटरेचर में ग्रेट हो, भले ही लॉ में एक्सपर्ट हो, पर तुम्हें कोई रियल ट्रेनिंग नहीं है स्वेरिंग में। स्वेरिंग का मतलब तुमने कभी किसी की गालियाँ नहीं सुनी है, अब्यूज़िव वर्ड्स नहीं सुना है, उसकी तुम्हें आदत नहीं है, और वो मुझे है ऑब्वियसली। मुझे मतलब किसको? बिल को। इसलिए पहले वो बिल ओलिवर की मदर से बात करेगा। We drove into a poor farmyard. We were faced by an enormous and cheerful old woman. My guide bravely went up to her and said, "Remember me? I am Bill Magnuson, the carter and the hackman. I want to find your son Oliver." "I don't know anything about Oliver, and I don't want to," she shouted. बिल और यंग लॉयर
ओलिवर की माँ के फार्म यार्ड में पहुंच गए और उन्होंने अपना कैरेज फार्म यार्ड के अंदर तक ड्राइव किया। इट्स अ पुअर फार्म यार्ड। पुअर फार्म यार्ड का दो मीनिंग होता है, एक तो बहुत बड़ा फार्म नहीं होगा, और दूसरा अमेरिका में क्या होता था, गरीब लोगों को गवर्नमेंट यानी पब्लिक एक्सपेंस पे लोगों के खर्चे पे गवर्नमेंट अपनी तरफ से गरीबों को फॉर्म देती थी। दैट इज़ ऑल्सो पुअर फॉर्म। तो ये जो फॉर्म यार्ड का मतलब क्या है कि जो फॉर्म के अंदर जो घर बना होता है उसके आसपास की ज़मीन, वाड़ा, जिसे हम वाड़ा भी कहते हैं, कोर्ट यार्ड कहते हैं घरों के बाहर, तो ये फॉर्म यार्ड है, फॉर्म हाउस के बाहर का यार्ड। जैसे ही वो अंदर पहुँचे उनका सामना हुआ, वी वेर फेस्ड, सामना हुआ किससे, एक एनॉर्मस का मतलब ह्यूज, वही जो बिल ने पहले ही कहा था कि ओलिवर की माँ बहुत ह्यूज है, बहुत लंबी भी है और बहुत चौड़ी भी है, शी इज़ वेरी फैट। बट बिल ने कहा था कि शी इज़ अ टेरर, बट यहाँ पर दिस वुमन वॉज चीयरफुल, शी वॉज चीयरफुल ओल्ड वुमन, वो हंस रही थी, स्माइल दे रही थी, चीयरफुल थी। अब यंग लॉयर का गाइड बिल पहले अंदर गया, ब्रेवली वेंट अप टू हर। ब्रेवली क्यों कहा गया है, क्योंकि यंग लॉयर के हिसाब से अगर वो टेरर है, वो आतंक फैलाती है, तो उसके सामने जाना बहुत ही हिम्मत का काम है, इट नीड्स करेज। सो वो हिम्मत के साथ ब्रेवली अंदर गया बिल, और उसने कहा रिमेंबर मी। सबसे पहले तो उसने याद दिलाया कि तुम मुझे पहचानते हो या नहीं, रिमेंबर मी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बिल वो पहले भी वहाँ पर ट्रंक डिलीवर कर चुका है। मैं बिल मैग्निसन हूँ, द कार्टर एंड हैक्समैन, आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन, मुझे तुम्हारे बेटे को ढूंढना है, ओलिवर। अब जैसे ही बिल ने ये कहा, वो द चीयरफुल ओल्ड वुमन का चीयरिंग वाला जो एक्सप्रेशन था वो चला गया, एंड शी शाउटेड कि मुझे नहीं पता, ओलिवर के बारे में कुछ नहीं पता और मैं जानना भी नहीं चाहती, आई डोंट वांट टू। Now look here, we have had just about enough nonsense. This young man represents the court in the city and we have a legal right to search all properties for this Oliver Lutkins. बिल को भी गुस्सा आ जाता है, वो भी रूडली रिप्लाई करता है, स्ट्रिक्टली रिप्लाई करता है कि देखो बहुत नॉनसेंस हो गया, यानी बहुत फालतू बातें हो गई। ये जो यंग मैन आया है ये कोर्ट की तरफ से आया है, ही इज़ रिप्रेजेंटिंग द कोर्ट फ्रॉम द सिटी, और हमारे पास लीगल राइट है, यानी हम लीगली यहाँ पर आए हैं, ऐसे नहीं आए हैं, हमारे पास लीगल राइट है, वी हैव लॉ विद अस। लीगल राइट का मतलब क्या होता है, लॉ आपके साथ है, आप जो काम कर रहे हो सही कर रहे हो। और किस चीज़ का राइट है, ओलिवर लटकिंस की प्रॉपर्टीज़ को सर्च करने का राइट है। एक्चुअली यहाँ पर वो लीगल राइट लेकर नहीं आया है, वो एक समन लेकर आया है, और ओलिवर लटकिंस की प्रॉपर्टीज़ को सर्च करने का कोई उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है यंग लॉयर के पास, बस ओलिवर लटकिंस को समन देना है। लेकिन यहाँ पर बिल इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बहुत ही इम्पोर्टेंस के साथ बताता है। Bill made me sound very important and the woman was impressed. She retired into the kitchen and we followed. She seized an iron from the old-fashioned stove and marched on us shouting, "You search all you want to. You search all you want to if you don't mind getting burned first." She shouted and laughed at our frightened retreat. बिल मेड दिस यंग लॉयर साउंड वेरी इंपॉर्टेंट। बिल ने जिस तरह से कहा कि सिटी से आया है और ये रिप्रेजेंटेटिव है कोर्ट का, तो उसकी बातें सुनकर दिस वुमन वॉज इम्प्रेस्ड, ये औरत प्रभावित हो गई। एंड शी रिटायर्ड इनटू द किचन, दैट इज़ शी वेंट इनटू द किचन, वो किचन के अंदर चली गई, इनसे बात नहीं की फिर उसने, और दोनों ने फॉलो किया, यंग लॉयर ने और बिल ने। लेकिन वहाँ पहुंचकर इन्होंने देखा कि शी सीज्ड एन आयरन फ्रॉम द ओल्ड फैशन स्टोव एंड मार्च्ड ऑन अस शाउटिंग। उसने वहाँ पर एक चूल्हा था, किचन में चूल्हा होता है और इनका जो चूल्हा था ओल्ड फैशन था, पुरानी स्टाइल का चूल्हा था, उसमें से उसने आयरन रॉड निकाली जो गर्म थी, क्योंकि चूल्हे के अंदर थी, जल रही थी, और इनकी तरफ मार्च किया। मार्च मतलब तेज़ी से आना, और चिल्ला रही थी, "यू सर्च ऑल यू वांट टू इफ़ यू डोंट माइंड गेटिंग बर्न्ड फर्स्ट", कि अगर तुम्हें पहले जलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू डोंट माइंड इट, देन पहले जलो, उसके बाद पूरा प्रमाइसिस
पूरा प्रमाइसेस, पूरी प्रॉपर्टीज़ को सर्च करो। वो चिल्ला रही थी, शी शाउटेड एंड लॉफ्ड एट आवर फ्राइटन्ड रिट्रीट। वो चिल्ला रही थी और हंस रही थी इन दोनों को रिट्रीट करते हुए देखते हुए। डरे हुए थे। फ्राइटन्ड रिट्रीट का मतलब है कि डर कर पीछे हटना, बैकिंग ऑफ, रिट्रीट। Let's get out of here, she will murder us, Bill whispered. Outside he said, did you see her smile? She was laughing at us. तो बिल ने कहा, उसने धीरे से कहा, फुसफुसाया, he murmured. उसने कहा कि हम यहाँ से चले जाते नहीं तो हमारा मर्डर कर देगी। और बाहर जाते ही उस बिल ने यंग लॉयर को कहा, देखा वो कैसे स्माइल कर रही थी, वो हम पर हंस रही थी। हम पर क्यों हंस रही थी? हमारे डर पर हंस रही थी। बिल ये दिखाना चाह रहा है कि आई वेंट देयर टू ट्राई हर पेशेंस, आई वांट हर टू ट्राई हर, कि हमें उससे निकलवा के रहूँगा, लेकिन उल्टा उसने हमें डरा दिया और हम पर हंस रही थी वो। आई एग्रीड दैट इट वॉज प्रेटी डिसरेस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट। वी डिड हाउएवर सर्च द हाउस सिंस इट वॉज ओनली 1 story high. Bill went round it, peering in at all the windows. We examined the barn and stable. We were reasonably certain that Lutkins was not there. It was nearly time for me to catch the afternoon train and Bill drove me to the station. यंग लॉयर को भी लगा कि सही में वो उसका जो हंसना था वो बहुत ही डिसरेस्पेक्टफुल था। वो इनकी बहुत इज्जत उतार रही थी, रेस्पेक्ट नहीं कर रही थी। शी वॉज़ नॉट रेस्पेक्टिंग दैम। जैसे हिंदी में कहते हैं कि आप किसी की बहुत बेइज्जती करते हो, तो ये ट्रीटमेंट अच्छा नहीं था। लेकिन फिर भी दोनों ने घर को सर्च किया, बट कैसे किया? बाहर से किया, क्योंकि वो सिंगल स्टोरी मकान था, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर था। तो इन्होंने उस घर के आसपास गए। वेंट राउंडेड का मतलब दे एनसर्कल्ड द हाउस, उसके घर के आसपास गए और उन्होंने विंडोज़ के अंदर पियर किया। पियर करने का मतलब होता है पीक करना, झांकना। सो दे वर पियरिंग टू चेक वेदर ओलिवर लटकिंस इज हाइडिंग इनसाइड द हाउस और नॉट। अब इन्होंने बान को भी एग्जामाइन किया। एग्जामाइन करना मतलब सर्च करना। बान यानी जहाँ पर आप कैटल, आपके जो कैटल होती है उन्हें रखते हो, उसमें घास भी होती है, उनके लिए फीड भी होता है। और स्टेबल में भी सर्च किया। स्टेबल यानी जहाँ पर आप घोड़ों को रखते हो। वी वर रीजनेबली सर्टन दैट लटकिंस वॉज नॉट देयर। आखिरकार इन दोनों को विश्वास हो गया। दे बिलीव एंड दे वर श्योर। रीजनेबली सर्टन का मतलब दे वर श्योर दैट वहाँ पर लटकिंस नहीं है। और अब टाइम भी हो गया था। यंग लॉयर को फिर से वो आफ्टरनून ट्रेन कैच करनी थी और बिल उसे स्टेशन ले गया। अब सोचो कितने घंटे इस यंग लॉयर ने बिताए हैं बिल के साथ, और हर घंटे के $2 देगा प्लस लंच। सो इट वॉज लाइक विनिंग एन अनएक्सपेक्टेड लॉटरी फॉर बिल। बिल के लिए एक लॉटरी जीतने जैसा था जिसकी उसे उम्मीदें नहीं थी। On the way to the city, I worried very little over my failure to find Lutkins. I was too busy thinking about Bill Magnuson. Really, I considered returning to New Million to practice law. If I had found Bill so deep and richly human, might I not grow to love Fritz and Gustav and 100 other slow-spoken, simple, wise neighbors? अब लौटते हुए ट्रेन में एक्चुअली यंग लॉयर लटकिंस को तो भूल ही गया था। उसे कोई चिंता नहीं थी कि वो लटकिंस को नहीं ढूंढ पाया। ही हैड फेल्ड टू फाइंड लटकिंस। उसे तो बिल के बारे में सोचने में ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो बिल के बारे में सोच रहा था और वो ये सोच रहा था कि अब मैं न्यू मिलियन आ जाता हूँ और यहाँ पर एज अ लॉयर प्रैक्टिस करूँगा। क्योंकि अगर बिल इतना अच्छी नेचर का है, इतना डीप है, इतना रिचली ह्यूमन है, यानी एक इंसान के तौर पे इतना अच्छा इंसानियत है उसमें, तो क्या मैं फ्रिट्स और गुस्ताफ और उसी की तरह बहुत सारे स्लो स्पोकन यानी सॉफ्टली बोलने वाले सिंपल, साधारण, वाइज नेबर्स, समझदार पड़ोसियों से क्या मैं प्यार नहीं करने लग जाऊंगा? अगर बिल इतना अच्छा है तो ये सब कितने अच्छे होंगे। आई पिक्चर्ड एन ऑनेस्ट एंड हैप्पी लाइफ बियॉन्ड द स्ट्रिक्ट लिमिट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड लॉ फर्म्स। आई वॉज एक्साइटेड।
इसने इमेजिनेशन करना शुरू कर दिया। यंग लॉयर ने उसने इमेजिन करना शुरू कर दिया, पिक्चर बनाना शुरू कर दिया कि किस तरह से एक ईमानदार, एक खुशनुमा ज़िंदगी, हैप्पी लाइफ जी सकता है बियॉन्ड द स्ट्रिक्ट लिमिट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड लॉ फॉर्म्स। इस यूनिवर्सिटीज़ में जो स्ट्रिक्टनेस होती है, लॉ फॉर्म में स्ट्रिक्टनेस होती है, उनके दायरे के बाहर एक ईमानदार और खुशहाल ज़िंदगी जी सकता है। और वो बहुत एक्साइटेड हो गया। एक्साइटेड का मतलब होता है ही वॉज एंथुसियास्टिक अबाउट दिस लाइफ। He had found a treasure, he had discovered a new way of life। तो यंग लॉयर के हिसाब से उसने खजाना ढूंढ लिया था, उसने जीवन जीने का एक नया तरीका ढूंढ लिया था। He had discovered, he had found। But if I did not think much about Lutkins, the office did। I found them all upset। भले ही यंग लॉयर ने लटकिंस के बारे में कुछ नहीं सोचा। ही हैड फेल्ड टू सर्व समन ऑन लटकिंस विच वॉज हिज मेन मोटिव टू गो टू न्यू मिलियन। उसने उसके बारे में नहीं सोचा, लेकिन उसके ऑफिस ने ज़रूर सोचा, क्योंकि इसीलिए तो भेजा गया था। और अगले दिन एक्चुअली ओलिवर लटकिंस को पेश होना था मजिस्ट्रेट के सामने। अब सारे ही अपसेट थे, जो लॉ फर्म में ऑफिस में सारे ही अपसेट थे। नेक्स्ट मॉर्निंग द केस वाज कमिंग अप इन द कोर्ट एंड दे हैड टू हैव लटकिंस। क्यों अपसेट थे? क्योंकि अगले दिन उनका केस, जिसमें ओलिवर लटकिंस को एज अ ह्यूमन विटनेस पेश होना है, एविडेंस की तरह पेश होना है, वो अगले ही दिन कोर्ट में आने वाला है और उन्हें लटकिंस को किसी भी तरीके से बुलाना ही है। आई वॉज अ शेमफुल यूजलेस फेलो। तो लॉ फर्म में जो एम्प्लॉयज़ थे उनके हिसाब से ये जो यंग लॉयर है ये शेमफुल यूजलेस फेलो है, यानी इसे शर्म आनी चाहिए, ये किसी काम का नहीं, इज़ अ यूजलेस फेलो ऑफ नो यूज़। ऐसा इंसान जो किसी काम का नहीं है। दैट मॉर्निंग माई प्रॉमिसिंग लीगल कैरियर ऑलमोस्ट केम टू एन एंड बिफोर इट हैड बिगन। तो उस सुबह यंग लॉयर का प्रॉमिसिंग लीगल कैरियर, प्रॉमिसिंग का मतलब जिसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स यानी भविष्य की संभावनाएं बहुत अच्छी हों, वो लीगल कैरियर ऑलमोस्ट केम टू एन एंड यानी तकरीबन लगभग ख़त्म होने वाला था। बिफोर इट हैड बिगन यानी शुरू होने के पहले ही। द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर्ड मी। जो लॉ फर्म के चीफ थे, जो मेन हेड थे, उन्होंने लगभग इसका मर्डर ही कर दिया था। मतलब इतने वो गुस्से में थे। ही वॉज सो फ्यूरियस। ही हिंटेड दैट आई माइट डू वेल एट डिगिंग डिचेस। उन्होंने यहाँ तक कह दिया तुम नाली खोदने में ज़्यादा अच्छा कर पाओगे, यू विल बी एन एक्सपर्ट at digging ditches, so you might be better digging ditches, you will do better there. I was ordered back to New Million and with me went a man who had worked with Lutkins. I was rather sorry because it will prevent my loafing all over again with Bill. फिर से कहा गया यंग लॉयर को कि तुम न्यू मिलियन जाओ और ओलिवर लटकिंस को लेकर आओ, उस पर समन सर्व करो। लेकिन इस बार उसके साथ वो आदमी भेजा गया यंग लॉयर के साथ जो लटकिंस को जानता था, जिसने लटकिंस के साथ काम किया था। पर यहाँ पर एक्चुअली यंग लॉयर को दुख हुआ। ही वॉज रैदर सॉरी। क्यों? क्योंकि उसके साथ एक दूसरा आदमी जा रहा है जो लटकिंस के साथ काम कर चुका है, तो काम बड़ा इजी हो जाएगा। वो दुख ही इस बात से था कि अब वो बिल के साथ फिर से घूम नहीं पाएगा। लोफिंग अराउंड का मतलब क्या है? बिना कारण घूमना। एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि यंग लॉयर को उसके साथ घूमने में ज़्यादा मज़ा आने लग गया था, बिल का साथ ज़्यादा अच्छा लगने लग गया था। वो भूल गया था कि उसे लटकिंस को समन सर्व करना है। लेकिन अब क्योंकि उसके साथ एक और आदमी जा रहा है और वो लटकिंस को अच्छे से जानता है, तो फिर सीधा समन सर्व करेंगे और वापस आ जाएंगे, तो बिल के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका ही नहीं मिलेगा। When the train arrived at New Million, Bill was on the station platform near his cart। जैसे न्यू मिलियन में आए, बिल फिर से उन्हें वहीं मिला स्टेशन के प्लेटफॉर्म में, और वो अपने कार्ट के पास ही खड़ा था, अपने कैरेज के पास, अपने हॉर्स कैरेज के पास या फिर कार्ट के पास जिसमें सामान ले जाते हैं, वहीं पे खड़ा था। बट वो घोड़े उसने कहीं बांधे हुए थे। Strangely enough, that old tigress Lutkin's mother was there talking and laughing with Bill, not quarreling at all। और सबसे अजीब बात ये थी कि वो शेरनी, ओल्ड टाइग्रेस यानी बूढ़ी शेरनी लटकिंस की माँ, जिसके बारे में बिल ने कहा था कि वो टेरर है, वो आतंक फैलाती है, ड्रेडफुल है, डेडली है,
वो वहाँ पर बिल के साथ बात कर रही है और हंस रही है, बिल्कुल लड़ाई नहीं हो रही, उनके बीच में बहस नहीं हो रही है। From the train steps I pointed Bill out to my companion and said, "There's a fine fellow, a real man. I spent the day with him." यंग लॉयर ने बड़ी गर्व के साथ, बड़ी खुशी के साथ ट्रेन से, जब ट्रेन की सीढ़ियाँ उतर रहे थे, प्लेटफॉर्म पर आ रहे थे, ट्रेन से उतर रहे थे, तभी उसने बिल को दिखाया और कहा कि ये बड़ा ही फ़ाइन फेलो है। फ़ाइन फेलो का मतलब डिसेंट फेलो, अच्छा है, मैंने इसके साथ पूरा दिन बिताया है। ही इज़ अ रियल मैन। Young lawyer was very happy to see this fine fellow again, although he was upset because he cannot spend time with Bill, क्योंकि इस बार तो ओलिवर लटकिंस मिल ही जाएगा और समन सर्व कर देंगे। He helped you hunt for Oliver Lutkins? Yes, he helped me a lot. अब वो जो साथ में आदमी आया था वो बड़े आश्चर्य से पूछता है, अच्छा इसने तुम्हें ओलिवर लटकिंस को हंट करना मतलब सर्च करने में हेल्प की है? या लॉयर बोलते हैं हाँ बहुत हेल्प की है। ही मस्ट हैव हिज लटकिंस हिमसेल्फ। तो वो आदमी बोलता है क्यों नहीं की होगी क्योंकि ये खुद लटकिंस है। नाउ यू मस्ट हैव प्रोबेबली गेस्ड दिस एंड, आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हो सकता है बिल ही लटकिंस हो, एंड इट टर्नड आउट राइट। योर गेस टर्नड आउट राइट। आप लोगों ने जो गेस किया था वो सही निकला। इमेजिन द कंडीशन ऑफ दिस यंग लॉयर। उसे कितना दुख हुआ होगा, जिसको वो हीरा समझ रहा था, डायमंड समझ रहा था, वो क्या निकला? स्टोन। Actually, Bill was a useless fellow, not the lawyer, but this lawyer was trusting. He trusted this person. Why? Because he was already demoralized. He was upset due to his life in the city, and he was a country fellow. वो भी गाँव का था और उसे ये वाला country fellow, ये गाँव का बिल बड़ा ही पसंद आया था, पर उसका ट्रस्ट टूट गया। इमेजिन हाउ डिजेक्टेड, कितना निराश वो हुआ होगा। What really hurt me was that when I served the summons, Lutkins and his mother laughed at me as though I were a bright boy of 7. With loving kindness, they begged me to go with them to a neighbor's house for a cup of coffee. I told them about you and they're anxious to look at you, said Lutkins joyfully. They are about the only folks in the town that missed seeing you yesterday. They are about the only folks in the town that missed seeing you yesterday. इसे कहते हैं जले पर नमक छिड़कना। This young lawyer is already hurt, he's already dejected. His dream of settling a new million is crashed. It has been crashed because of this Bill who cheated him, who deceived him, who lied to him. और ऊपर से और ज़्यादा उसे हर्ट किया लटकिंस ने और उसकी माँ ने, जब वो उस पर हंसे। वो उस पर हंस रहे हैं बिकॉज दे मेड अ फूल ऑफ हिम एंड दे आर हैप्पी। एक्चुअली दे आर नॉट रिपेंटिंग। उन्हें कोई पछतावा नहीं कि उन्होंने इसको बेवकूफ़ बनाया है। उससे पैसे भी लिए हैं और ये पैसे अब लॉ फर्म रिम्बर्स नहीं करेगी। जो लटकिंस को ढूंढने में जो पैसा खर्च हुआ और लॉयर को लग रहा था कि मुझे मिल जाएंगे, वो नहीं मिलेंगे। सो उसका फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है। ही इज़ ऑल्सो हर्ट। लटकिंस और उसकी माँ से हंस रहे हैं जैसे कि वो 7 साल का बच्चा है और बड़े ही प्यार से, काइंडनेस से, बड़े ही जनरस वे में वो बेग कर रहे हैं, जनरॉसिटी के साथ उसे बेग कर रहे हैं। बेग यानी उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो उनके नेबर के यहाँ, पड़ोसी के यहाँ चले साथ में, ताकि कॉफ़ी पीने के लिए। क्यों? ये तो और भी ज़्यादा हर्ट करने वाली बात है, सिर्फ इसलिए क्योंकि पूरे टाउन ने इस यंग लॉयर को देखा है बेवकूफ़ बनते हुए, पर बस वो नेबर ही इसे नहीं देख पाए कि वो कौन इंसान है जिसे ओलिवर लटकिंस ने डिसीव किया, फूल किया। They are so anxious to meet this fool, meet this person who was totally deceived by Lutkins. तो now we have concluded the chapter. इसीलिए मैंने आपको पहले कहा था कि लाइंस याद रखना जब वो तारीफ़ करता है बिल लटकिंस की कि ही इज़ गुड एट डिसीविंग पीपल, वो अपनी ही तारीफ़ कर रहा था। Now this was the
explanation of the hack driver, and let's turn on to page number 53. The first question: when the lawyer reached New Million, did Bill know that he was looking for Lutkins? When do you think Bill came up with this plan for fooling the lawyer? पहले क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल है कि बिल को नहीं पता था कि जो लॉयर है वो लटकिंस को ढूंढ रहा है। उसका प्लान कब बना? जब यंग लॉयर ने आकर उससे सीधा पूछा कि मुझे ओलिवर लटकिंस को ढूंढना है, और यंग लॉयर बीइंग अ लॉयर ही डिड नॉट नो हाउ टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। लॉयर्स को हमेशा क्वेश्चंस पूछने की आदत होनी चाहिए, और अपना इंट्रोडक्शन ऐसे दो कि सामने वाले को एकदम समझ में नहीं आए कि आप किस काम से आए हो। लेकिन यंग लॉयर वेंट स्ट्रेट अवे एंड आस्क्ड हिम कि मुझे ओलिवर लटकिंस को ढूंढना है, और जैसे ओलिवर लटकिंस को ढूंढने की बात ओलिवर लटकिंस के सामने की यंग लॉयर ने, तो दिस man immediately planned to fool this young lawyer, because this was his chance to not just fool him but to earn money also. And therefore, when Oliver Lutkins saw that this man is searching Oliver Lutkins, then why not use this opportunity? So the answer is कि जैसे ही उसने कहा I want to meet Oliver Lutkins, I want to see Oliver Lutkins, Oliver Lutkins ने अपना प्लान बना लिया। Dear students, we have concluded the chapter. Share and subscribe, and thank you for listening.